मैं जब कभी बरामदे में बैठता हूँ तो अनायास मेरी निगाहें उस दरवाजे पर जा टिकती हैं जिससे कभी शालू निकलती थी और ये कहते हुए मेरे गले लग जाती थी, अंकल आप बहुत अच्छे हैं। कई साल गुजर गए उस मनहूस घटना को बीते हुए। वक्त ने उस घटना को अतीत का रूप तो दे दिया, किंतु मेरे लिए वो घटना आज भी जीवंत थी। शालू की यादें शायद कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। आखिर छोड़ें भी क्यों? मेरे ही कारण तो शालू को जीवन के उस चौराहे पर खड़ा होना पड़ा था जहां हर आने जाने वालों की नजरों में उसके लिए सिर्फ संदेह होता और होंठ व्यंग्य मिश्रित मुस्कान का बोझ उठाए होते। हर जबान एक ही भाषा बोलती, हर हृदय में घृणा का ही भाव होता। मेरे कारण ही तो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसे रुसवाई का वो तोहफा मिला जिसे वो संभाल न सकी। यूं लगता जैसे दरवाजे पर कोई छाया मुझसे एक ही सवाल पूछती हो, ये क्या कर दिया प्रसून? और मेरे कलेजे में एक हुक सी उठती, ओफ, मैंने शालू का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया। तब मैं बीए पार्ट 1 का छात्र था जब वर्मा जी मेरे मकान में बतौर किराएदार रहने आए थे। वे पिताजी का एक सिफारिशी खत अपने साथ लाए थे कि वर्मा जी मेरे आज्ञाकारी छात्र रहे हैं, बगल वाले फ्लैट में इनके रहने की व्यवस्था करा देना। मुझे भला क्यों आपत्ति होती। वर्मा जी रहने लगे और मैं शीघ्र ही उनके परिवार से घुल मिल गया। उनकी बड़ी बेटी मधुमालिनी मैट्रिक में तथा छोटी बेटी शालिनी 9वीं में पढ़ती थी। संजय और संजीव छोटे छोटे थे। शालू, संजय और संजीव का मेरे यहाँ काफी आना जाना था। विशेषकर शालू मुझसे काफी हिलमिल गई थी। मैं जैसे ही कॉलेज से आता शालू दौड़ी हुई आती, अंकल आप नहीं रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मेरा वश चले तो आपको अपने ही घर में रख लूं। तुम्हारे घर में तुम्हारा वश नहीं चलता? मैंने पूछा। ये तो माँ का घर है। अच्छा, ससुराल को तुम अपना घर, धत ये सब कहिएगा तो नहीं आऊंगी। मैं हंसने लगता और वो भाग खड़ी होती। शालू ने सैकड़ों बार नहीं आऊंगी कहा था, किंतु ऐसा कहने के 10 मिनट बाद ही वो गंभीर बनी गुमसुम मेरे दरवाजे पर आ खड़ी होती और कुछ पल बाद खिलखिलाकर हंस पड़ती। अंकल भला मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। समय गुजरता रहा और एक दिन वो भी आया जब हमेशा की तरह ही नहीं आऊंगी कहकर शालू गई और वापस लौटकर नहीं आई। वो बड़ी हो चुकी थी। सदैव की भांति एक दिन वो आकर मेरे बगल में बैठ गई। मैं कुछ परेशान था। मुझसे नाराज है अंकल? उसने पूछा। नहीं तो, सर में हल्का दर्द है। मैंने यूं ही उसे टालने के ख्याल से कह दिया था। वो मेरा सर दबाने लगी। अचानक उसकी माँ मेरे कमरे में चली आई। उनके माथे पर आ रहे शिकन इस बात के प्रमाण थे कि शालू की उपस्थिति और उसका ये व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा था। माँ को देखते ही शालू उठकर चली गई। दूसरे दिन ना तो वो मेरे कमरे में आई और ना ही मुझे कहीं दिखाई पड़ी। जब शाम को संजीव मेरे पास आया तो मैं शालू के संबंध में उससे पूछा और उसका जवाब सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने सरे बाजार मुझे नंगा कर दिया हो। बात की गंभीरता से अनभिज्ञ बालक बोला, माँ ने शालू दीदी को मना किया है कि वो ना तो आपसे ज्यादा बातचीत करें और ना आपके पास आए। मेरी अंतरात्मा में हलचल मच गई। मैंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो शालू से अपना संबंध तोड़ लूंगा। 2 दिनों तक ना तो वो मेरे पास आई और ना ही मैं उससे मिला। तीसरे दिन जब मैं एक पत्रिका के अनुरोध पर उसके लिए निबंध लिख रहा था, अचानक शालू मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैं घबरा गया। कल तक शालू के साथ घंटों कह लगाने वाला दिल बगल में उसके बैठ जाने मात्र से बुरी तरह धड़क उठा। शालू, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। बिना उसकी तरफ देखे ही मैंने कहा। मुझसे नाराज है अंकल? अपने हाथ से मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाते हुए उसने पूछा। जब तुम्हारी माँ मना करती हैं तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? अंकल,
मैं तो यहाँ पहले भी आती थी। माँ अब मना क्यों करती हैं? मुझे क्या मालूम, मैंने काफी रुखाई से कहा। इतनी जल्दी मुझे भूल गए अंकल? किंतु मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैंने देखा उसकी आंखों में अश्कों का सैलाब उमड़ पड़ा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि इस नई परिस्थिति का किस तरह सामना करूं। शालू जाने लगी तो मैंने उसे पकड़कर पुनः बिठा दिया। शालू, मुझे गलत मत समझो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी वही स्नेह है, पर माँ की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए। शालू का मेरे यहाँ आना जाना अब काफी कम हो गया था। वो मेरे यहाँ तब ही आती थी जब उसकी माँ और मधु या तो घर से बाहर हों या सो गई हों। मैं अपनी तरफ से शालू से दूर रहने की भरसक कोशिश करने लगा था। न जाने क्यों मुझे आने वाला हर पल डरावना लगता था। एक रोज रात को 10 बजे शालू मेरे कमरे में आई। शालू, भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्यों? वो मेरी बगल में बैठते हुए बोली। ये क्या पागलपन है? इतनी रात गए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यदि मुझे आपसे मिलने से रोका नहीं जाता तो फिर मैं रात में छिपकर आती ही क्यों? चाहे कुछ भी कहें, मैं आपसे अपना पवित्र संबंध नहीं तोड़ सकती। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। मैं कुछ कहता इसके पहले ही बुरी तरह चौंक पड़ा। दरवाजे पर मधु खड़ी थी। उसे देखते ही शालू तीर की तरह निकल गई। सुबह संजय से मालूम हुआ कि रात में शालू को बेरहमी से पीटा गया है। समाज की संकीर्णता देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। किसी लड़की का किसी लड़के से मिलने का एक ही मतलब निकालने वाला ये समाज सजग एवं सचेत रहने के नाम पर भयंकर लापरवाही का परिचय देता रहता है। शालू पर, जो अभी यौवन के पड़ाव से कुछ दूर ही थी, उसकी माँ ने सुरक्षा के ख्याल से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थीं। शैशव और यौवन के बीच का समय उम्र का सबसे खतरनाक एवं संवेदनशील मोड़ है। छिपाव से लगाव पैदा होता है और यही कारण था कि माँ शालू से मुझसे मिलने के बहाने जो बात छिपाना चाहती थी, शालू उसे जानने के लिए मेरे पास बार बार आना चाहती थी। शाम को मैंने वर्मा जी को बुलाकर रहने की अलग व्यवस्था करने के लिए कहा। साथ रहना अब किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि हम दोनों के बीच अविश्वास की भावना दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही थी। जिस शाम मैंने वर्मा जी को बुलाया था, उसी रात शालू पुनः मेरे पास आई और आते ही बोली, आज मैं आपसे एक गंभीर विषय पर बात करने आई हूँ। सच कहती हूँ आपसे, मैं अब थक गई हूँ। मुझे सहारे की जरूरत है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बम सदृश धमाका हुआ। मुझे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर यथार्थ हर हालत में यथार्थ ही होता है। मैं शालू का प्रस्ताव सुनकर अवाक था। शालू, जानती हो तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह। आपने ही तो कहा था कि बार बार कहा जाने वाला झूठ भी सच हो जाता है। आज जब सब लोग मुझे आपकी प्रेमिका और महबूबा कह रहे हैं, मेरे नाम के साथ आपका नाम जोड़ रहे हैं। बोलते बोलते वो हाँफने लगी थी। थोड़ा रुककर बोली, सच प्रसून, अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी बनकर ही दम लूंगी। शालू अंकल से प्रसून और आपसे तुम पर उतर आई थी। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा शालू का मुंह देख रहा था। मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ। क्या? मैंने अचकचा कर पूछा। मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ। शालू, तुम इस समय भावावेश में हो। तुम जो चाहती हो वो मुश्किल है। उसने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैं तुम्हारा उपदेश नहीं, फैसला सुनना चाहती हूँ। मुझसे ये नहीं हो सकेगा शालू। ठीक कह रहे हो प्रसून, तुमसे ये नहीं हो सकेगा। खैर, तुमसे कोई गिला भी नहीं है। जा रही हूँ, फिर वापस नहीं आऊंगी। मैं पुकारता इसके पहले ही वो चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया, किंतु बरामदे में ही रुक जाना पड़ा। उसकी माँ की आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। कहाँ गई थी?
प्रसून से मिलने, उसने निर्भीकता से कहा। अपने यार से मिलने गई थी? हाँ, बेशर्म, आज मैं तुम्हारा पैर ही तोड़ कर रख दूंगी। तुम क्या, मैं खुद ही अपना पैर तोड़ लूंगी। मैं बोझिल मन से अपने कमरे में लौट आया। मुझे शालू पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था। जो परिस्थिति उसके साथ थी, उसमें उसका टूट जाना स्वाभाविक ही था। अविश्वास के वातावरण में भला कोई कब तक अपना संतुलन बनाए रख सकता है? मुझे अंकल से प्रसून कहने के लिए लोगों ने बाध्य कर दिया था। उसकी पवित्र भावना पर ऐसा अपवित्र लांछन लगाया कि वो टूट कर बिखर गई। मैं सोच रहा था कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। सोचते सोचते न जाने मुझे कब नींद आ गई और सुबह आंखें तब खुली जब मेरा नौकर राम रतन जोर जोर से मेरा दरवाजा पीट रहा था। कौन है? मैंने हड़बड़ा कर पूछा। साहब, दरवाजा खोलिए, गजब हो गया। राम रतन के स्वर में घबराहट थी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। क्या बात है रामू? गजब हो गया साहब, शालू बीवी ने स्टोव से तेल छिड़क कर अपने को बुरी तरह जला लिया है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। शालू कहाँ है? अस्पताल में साहब। मैं इसी तरह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। शालू बुरी तरह जल चुकी थी। उसका सुंदर एवं आकर्षक चेहरा विकृत एवं डरावना हो चुका था। वर्माजी मधु एवं उसकी माँ फफक फफक कर रो रहे थे। संजय और संजीव सहमे हुए एक कोने में खड़े थे। मैं सीधे शालू के पास पहुंचा। शालू, ये क्या कर लिया तुमने? मुझे सोचने का मौका तो दिया होता। मैं लगभग रो पड़ा था। मेरी आवाज सुनकर वो मुश्किल से आंखें खोल सकी थी। तुम्हारे अंदर सोचने की भी हिम्मत नहीं है प्रसून, अटक अटक के शालू ने कहा। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसकी स्थिति देखकर स्पष्ट आभास हो रहा था कि जिंदगी की अपेक्षा मौत की पकड़ कहीं मजबूत थी। प्रसून, आंखें खोलने की चेष्टा करते हुए उसने कहा। हाँ शालू, मैं यही हूं, बोलो। मैं बच्चों की तरह रो रहा था। तुमको मैंने काफी परेशान किया, माफ करना। धीरे धीरे उसने अपने झुलसे हुए हाथ से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। वादा करती हूं, नहीं आऊंगी। उसके झुलसे हुए हाथ झूल गए। शालू, मैं चिल्ला उठा, पर मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंची। अकारण बेबात एक बहुत बड़ी बात हो गई। एक अप्रत्याशित घटना घट गई। शालू को समाज ने शक की वेदी पर बलि चढ़ा दिया। जब यीशु को इंसानों का समाज शूली पर लटका सकता है, तो फिर शालू की क्या बिसात। बनी बनाई लीक पीटने वाली शालू की माँ अब सिर पीट रही थी। मैं फिर वहां ठहर नहीं सका। अपने कदमों को घसीटते हुए बाहर आ गया। अंकल, मैं सन्न रह गया। मेरा मुंह खुला रह गया। सामने शालू नहीं, एक छोटी लड़की हाथ में कागज का चिट लिए मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी, किंतु मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। बेजान कदमों से आगे बढ़ गया। आज भी मैं अपने आप को शालू का कातिल समझता हूं। ऐसा लगता है कि अब दरवाजे पर आकर शालू खड़ी हो जाएगी, किंतु ये मेरा भ्रम है, जो विगत कई वर्षों से मुझे छलावा देता आ रहा है।